ओके, तो क्लोजिंग स्टॉक इज ₹10,000। तो बैलेंस शीट मैच कर गया सही बच्चे का? तो बोले ना जो रिटर्न ऑफ वर्ड 180 रुपया था, इसमें 130 150 नोट करवाए थे। ओके, ठीक बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए तो फिनेंशियल स्टेटमेंट। फिनेंशियल स्टेटमेंट फिनेंशियल स्टेटमेंट ब्रैकेट में विद एडजस्टमेंट, फिनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट, यानी हाउ टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट या हाउ टू प्रिपेयर फिनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन इसमें ये आ रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट क्या होता है? तो किसी भी, क्योंकि आपको समय को देखते हुए हम ये चैप्टर क्या किया, बाकी आप लोग को जो भी बताया अभी फाइनल अकाउंट, सभी क्वेश्चन को 4, 5, 10 क्वेश्चन क्या करेंगे, ग्रुप पे शेयर करेंगे और उसको बच्चे आपको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि जिस बच्चे को फाइनल अकाउंट सिंपल नहीं समझ में आएगा तो एडजस्टमेंट नहीं समझ में आएगा, इसीलिए इसको कीजिएगा। और मेरे पास में अब जो चूंकि फॉर्म से बच्चे का भरा गया है, कुछ करा गया, मतलब मुझे लग रहा है कि आपको डेट भी ठीक है, तो जल्द से जल्द आपका एग्जाम का डेट भी आ जाएगा। इसीलिए और चैप्टर हमको पढ़ाने के लिए बहुत सारा है, थोड़ा आप लोग भी कोऑपरेट करो और थोड़ा हम भी आपको इधर से कोऑपरेट करते हैं और जल्द से जल्द इसको क्या करना है, कोशिश करते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं, अगर हम सर से बात कर लेंगे इस टॉपिक पर, ठीक है। अगर इस तरह का होता है, लेकिन अगर हम ही करें तो फिर आप लोग का भी ठीक है। चलिए, तो फिनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, तो एक बेसिक क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एडजस्टमेंट। तो ध्यान समझिएगा, नोट्स हम सेंड कर देंगे आप लोगों को। लिखो मीनिंग ऑफ एडजस्टमेंट। मीनिंग ऑफ एडजस्टमेंट, all income expenses, losses, all income expenses losses are adjusted at the time of preparation of financial statement, is called क्या, एडजस्टमेंट। या इसको हम इस तरह से भी समझ सकते थे कि all those items relating to, all those items, item means income, expenses, losses, gain, profit, etc. तो all those items relating to income or expenditure which required to adjust it at the time of क्या, preparation of financial statement। हम जब फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो उस टाइम में जाकर के मुझे पता चलता है कि भैया एक्सपेंसिव तो ये 2500 करना था, हमको 600 रुपया कर दिया, उसको करना था 2500 रुपया तो कर दिया 400 रुपया, या करना था 2500 रुपया कुछ नहीं किए। ध्यान समझो तीनों टॉपिक पर, करना था 500 कर दिए 600, करना था 500 कर दिए 400, करना था 500 कुछ नहीं किए। तीन कंडीशन हो सकता है ना, ठीक है। तो आप तो बिजनेस का नेट प्रॉफिट जानना चाहते हो, बिजनेस क्या जानना चाहता है, नेट प्रॉफिट।
और नेट प्रॉफिट तभी फाइंड आउट होगा जब आप क्या करोगे, प्रॉपरली वे में ऑल एडजस्टमेंट को आप क्या करोगे, एडजस्ट करोगे, ऑल आइटम को आप क्या करोगे, एडजस्ट करोगे। किस टाइम, फाइनल अकाउंट बनाते समय। इसी को बिजनेस के बुक्स में जब आप पास करते हैं एक अलग से एंट्री बनाना पड़ेगा ना। अब मान लो हम नहीं किए तो बच्चे, आप जब जनरल एंट्री नहीं किए तो लेजर कहां से बना होगा, लेजर नहीं बना होगा तो ट्रायल बैलेंस नहीं आया होगा, और ट्रायल बैलेंस नहीं बना तो फाइनल अकाउंट कहां से बनेगा। सही सही समझ में आ रहा है बात। तो इन सभी को एडजस्ट किया जाता है किस टाइम, एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट और क्या, फाइनल अकाउंट। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मीनिंग ऑफ एडजस्टमेंट एंट्री, मीनिंग ऑफ एडजस्टमेंट एंट्री। द एडजस्टमेंट आर मेड एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री। अभी समझाया, समझ में आया कि उसी एडजस्टमेंट को जब बिजनेस के बुक्स में क्या करते हैं, एंट्री करते हैं, इट्स नॉट एडजस्टमेंट एंट्री। देखो, द एडजस्टमेंट आर मेड by passing journal entry, the adjustment are made by passing journal entries, the adjustment are made by passing journal entry, the entry passed, the entry passed, the entry passed, the entry passed the entry passed for adjusting the accounts, adjusting the accounts are called एडजस्टमेंट एंट्री। अब यहां समझना ये है कि एक तो पॉइंट सर हमको समझ में आ गया, कॉल एडजस्टमेंट, एक तो पॉइंट ये समझ में आ गया कि हम लोग क्यों करते हैं एडजस्टमेंट एंट्री, क्यों करते हैं। तो सर इसका सिंपल जवाब है कि टू नो द नेट रिजल्ट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। कैसे, अगर ट्रेन में सफर करते हैं 4 दिन बैठा हुआ, भैया थोड़ा एडजस्ट करो ना, हमको बैठना है, कहते हैं ना। तो एडजस्टमेंट इज एंड एवरी जगह किसी ना किसी रूप में क्या अवेलेबल है, रियल लाइफ में कैसा होता है, एडजस्ट करना पड़ता है लाइफ को। सबको मन है कि हम ऐसे हवा के सामने ही बैठे, तो एडजस्ट करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है। तो याद रखना है सभी जगह पर किसी ना किसी रूप में आप एडजस्ट अपने आप को कर लोगे तभी तो बच्चे सक्सेस करोगे। अगर आप एडजस्ट नहीं करोगे तो मींस आप सक्सेस नहीं करोगे। बिजनेस के साथ भी ऐसा ही होता है। बिजनेस जानना चाहता है, पोएट्री टर्म है ना, बिजनेस जानना चाहता है कि टू फाइंड आउट द नेट रिजल्ट या टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द क्या अकाउंटिंग ईयर। आप रिजल्ट डेटा किसी को दिखाओगे और वो करेक्ट रहेगा ही नहीं तो फिर तो दिक्कत है ना। अब फंड है आपके पास 5 लाख रुपया, आप दिखा दोगे 10 लाख रुपया, तो ये तो फिर फंस जाओगे आप ना, आपके डेटा को इनवैलिड कर दिया जाएगा ना, अगली बार से आपके ऊपर में विश्वास नहीं करेगा ना। और बिजनेस में विश्वास क्या होता है, तो इसी को बिजनेस के बुक्स में लिखिए तो पैराग्राफ चेंज करके important adjustment or types of adjustment entry। types of adjusting entry,
सबसे फर्स्ट लिखेंगे बच्चे, मेरे साथ नोट करते जाइए। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। सेकंड लिखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और लिखिए प्रीपेड एक्सपेंसेस, फोर्थ लिखिए डेप्रिसिएशन, फिफ्थ लिखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सिक्स लिखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सेवन लिखिए इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, नहीं देखिए नाम खाली लिखिए ना पड़े। 8 नंबर पे अक्रूड इनकम, नाइन नंबर पे इनकम रिसीव इन एडवांस या अनअर्न इनकम भी इसको कहते हैं, अनअर्न इनकम, पीटीसी बहुत सारा इनकम। अक्रूड इनकम इज आल्सो नोन एज आउटस्टैंडिंग इनकम। 5 एडजस्टमेंट इंट्री अभी हम बताएंगे इस सेशन में, 5 गुना 10 जो क्लास में शुरू करना हम लोगों को करना, कंप्लीट करना है, और उस पर आपको क्या करेंगे नोट्स। ये देखो सबसे पहला क्या है, ये आप लोग पहले भी अभी कर किए हैं। एडजस्टमेंट इंट्री का मतलब कुछ ध्यान से सुनोगे, लॉजिक समझ जाओगे, निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। एडजस्टमेंट का मतलब ही होता है कि वो इंट्रीज जिसको बिजनेस के बुक्स में फिर से रिकॉर्ड करना है, बच्चे रिकॉर्ड करना है तो अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुककीपिंग कि एक डेबिट होगा दूसरा क्या होगा, जर्नल एंट्री तो 2 होता ही है। यही रीजन है कि जितने भी उस बॉक्स से बाहर में हो, मतलब ट्रायल बैलेंस से बाहर में दी हुई हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, इसका मतलब है कि उसको 2 जगह वो इफेक्ट डालेगा। हो सकता है ट्रेडिंग में डाले, हो सकता है पीएल में डाले, हो सकता है ट्रेडिंग में हो बैलेंस शीट में हो, पीएल में हो बैलेंस शीट में हो सकता है ट्रेडिंग में ही हो दूसरा पीएल में हो। लेकिन कभी ये नहीं देखोगे कि एक पीएल के डेबिट में होता है दूसरा इफेक्ट पीएल के क्रेडिट, ये कभी नहीं देखोगे आप। अब जब भी देखोगे तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएल बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस शीट, ऐसे इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, लाइक एक एग्जांपल जैसे क्लोजिंग स्टॉक। अब देखो इसमें 3 स्टेप्स, इसको जब भी पढ़ोगे 3 स्टेप से पढ़ना। फर्स्ट स्टेप तो मीन समझना, जैसे क्लोजिंग स्टॉक है, दूसरा उसका जनरल एंट्री क्या होता है, और तीसरा उसका इफेक्ट फिनेंशियल स्टेटमेंट पर क्या होता है, यानी फाइनल अकाउंट बनाते समय उसको हम कैसे शो करेंगे। तो एक एग्जांपल जो ऑलरेडी आप लोग पढ़ भी चुके हैं उसको समझाते हैं, निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। जैसे क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक मींस अनसोल्ड गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक का मींस क्या होता है, मीनिंग अनसोल्ड गुड्स, यानी वैसा गुड्स जो अकाउंटिंग ईयर के एंड तक सेल नहीं किया गया, मतलब बिना बिके हुए रह गया, उस गुड्स को हम लोग क्या कहते हैं, अनसोल्ड गुड्स कहते हैं ना, बचा हुआ कहते हैं। ये थोड़ा ध्यान में रखना है आप लोगों को, ठीक है, कि अनसोल्ड गुड्स। अब देखो इसका एंट्री क्या करेंगे, ये तो एसेट्स है, अगर सामान बचा हुआ रह गया तो अपने साथ में दिखेगा ही ना, उससे तो पैसा कमाएंगे ही हम। तो एसेट्स, ऑल एसेट्स आर डेबिटेड, तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट क्या, डीआर टू ट्रेडिंग अकाउंट। इसको किससे क्लोज करते हैं हम लोग, ट्रेडिंग अकाउंट से। अब देखो जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो बाय लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, यानी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और जब इसका लेजर बनाएंगे तो ये डेबिट बैलेंस होगा, तो ये एसेट, ऑल एसेट्स हैव शोन डेबिट बैलेंस। जितने भी एसेट्स होते हैं वो कौन सा बैलेंस होते हैं, डेबिट बैलेंस, और जितने भी लायबिलिटी होते हैं वो कौन सा बैलेंस होते हैं। इस चीज को, बेसिक चीज को याद रखना है।
तो इसका कहता है कि क्लोजिंग स्टॉक जब एडजस्टमेंट में हो तो इसका इफेक्ट दो तरह से, एक बार ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर साइड में और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड। अब ये बनाए हैं फाइनल अकाउंट। अब ये जो फाइनल अकाउंट जब क्लोजिंग स्टॉक में पिछले ही क्लास में दिए थे 10,000 रुपया, उसका ट्रीटमेंट आप क्या कीजिएगा, एक बार तो ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर में। अब कहोगे सर ऐसा क्यों होता है, तो फिर आपको जनरल एंट्री पर चलना पड़ेगा। जनरल एंट्री में जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे तो क्या लिखोगे, बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखोगे कि नहीं लिखोगे, तो बाय मतलब क्या हुआ, क्रेडिट गया कि नहीं गया। ठीक है, तो इस तरह से इसको तीन फेज में आपको समझना है। एक तो पहले इसका मीनिंग समझना है, दूसरा इसका रिकॉर्डिंग समझना है, और तीसरा इसका क्या इफेक्ट होता है। देखो क्लोजिंग स्टॉक हम डायरेक्ट इफेक्ट समझा रहे हैं, तो इसको एक कोशिश कीजिएगा। क्लोजिंग स्टॉक एक डायग्रामेटिक एक पहले फॉर्मेट एग्जांपल के तौर पर हम समझाते हैं, ऐसे ही पढ़ना है आपको इस एडजस्टमेंट को। और बच्चे याद रखना, पूरा लिखवाना पॉसिबल नहीं होता है, पूरा का पूरा हम आपको, लेकिन पढ़ना पॉसिबल है। अगर आप चाहोगे तो निश्चित रूप से आप इसको स्टडी करके आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर नहीं चाहोगे फिर तो निकम्मे आदमी को तो भाग के साथ नहीं होगा। देखिए क्लोजिंग स्टॉक, द स्टॉक ऑफ गुड्स, the stock of goods, the stock of goods remaining unsold, the stock of goods remaining unsold at the end of the at the end of the at the end of the trading period. At the end of the trading period. At the end of the trading, stock load is called closing stock, is called trading period, is called closing stock. The value of goods remaining unsold at the end of the trading period is called closing stock. समझ में आया? यानी रिमेनिंग मतलब अनसोल्ड है ना, वो सारा सामान, मकसद मेरा क्या था, उसको बेचना, तभी तो गुड्स हुआ वो ना। अगर वो बेचना मकसद नहीं होता तो वो एसेट्स होता मेरा। अब ये शर्ट हम खरीदे पहनने के लिए, अब इसको बेचने के पर्पस से खरीदेंगे, इट इज कॉल्ड गुड्स। लेकिन जब यूज करने के पर्पस से परचेज करेंगे, इट इज कॉल्ड क्या, एसेट्स। तो बोथ आर डिफरेंट, गुड्स एंड एसेट्स। दोनों क्या होता है बच्चा, एक रेकरिंग होता है, दूसरा नॉन रेकरिंग होता है। कि एसेट्स को बार बार परचेज नहीं किया जाता है, बट गुड्स को बार बार परचेज किया जाता है। स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में, यानी गुड्स कहां होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में, जबकि एसेट्स बैलेंस शीट में होता है, पोजीशन स्टेटमेंट में। ठीक है, एसेट्स मतलब एक बार परचेज किए वो लॉन्ग टर्म तक सर्विस प्रोवाइड करेगा, बट गुड्स सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है, वो तो मुझे रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करता है। भैया 5 रुपया का माल का 6 रुपया में बेच दिए। ठीक है, तो ये चीज समझना है, बेसिक डिफरेंसेस। तो तीन स्टेप, मीनिंग समझ में आया, ये मीनिंग ऑफ ए स्टॉक। सेकंड जो हम लोग का ये डायग्राम होगा, उसके लिए सेकंड जो स्टेप्स होगा, वो सेकंड स्टेप्स क्या करेंगे, लिखेंगे एडजस्टिंग एंट्री। एडजस्टिंग, जानते हो इसको एडजस्टिंग वर्ड क्यों आया, पहले से एडजस्ट नहीं, पहले से रिकॉर्ड बिजनेस के बुक्स में नहीं किया हुआ है, उसको क्या करना है, हमको एडजस्ट करना है। तो ये थोड़ा समझना है बच्चे, ठीक है। एडजस्टिंग एंट्री, तो एडजस्टिंग एंट्री मतलब क्या लिखोगे, इसको जो भी बताए थे, लिखो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट BR टू ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब
हम लोग को क्या देखना है, जब इतना एंट्री कर देंगे, एडजस्टिंग एंट्री में समझ में आ गया ये कि ये आपको क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट हम क्यों किए, डेबिट इसलिए किए क्योंकि ये बिजनेस के लिए क्या था, पर गुड्स था ना, और उसका रिवेन्यू बच गया, यानी अगले साल उसको फिर से क्या करना है हमको, सेल करना। अच्छा याद करो कि जब सामान आप, ये जो पार्ट है, ये जो स्टॉक है, ये किसका पार्ट होगा, जो सामान खरीदेंगे उसके उसी का पार्ट होगा जी। तो परचेज तो हमेशा क्या होता है, डेबिट, ठीक है। और कैश परचेज किए तो कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट करते थे ना, ठीक है। तो हाँ, तो ये क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या हुआ कि जो भी आपका रिमेनिंग गुड्स, जो भी आपका बिना बिके हुए सामान बच गया, उसी को हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक में। और तीसरा जो इसका फेज आता है बच्चे, वो आता है ट्रीटमेंट, लिखो तो नोट करनी एंट्री, तीसरा स्टेप्स, ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग स्टॉक में जितने भी आपको एडजस्टमेंट का नाम अभी एंट्री का लिखवाए हैं, सबको इसी लेवल से ऐसे ही पढ़ाई होती है। वो बात अलग है कि टीचर आपको टाइम कम है तो आपको कहेगा नहीं इसको याद कर लो, इसको ऐड कर देना है, इसको लेस कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको टीचर समझा देंगे, लेकिन आपको जो स्टडी करना है, आपको पहले मीनिंग क्या होता है ये, इसका एडजस्टमेंट एंट्री क्या होता है, और उसके बाद ट्रीटमेंट आता है, किसको कहां कहां किस किस आइटम में ऐड लेस करते हैं, कि किस किस अकाउंट में इसको हम किस स्टेटमेंट में हम इसको शो करते हैं। तो ये जो आता है वो आता है, उसको हम लोग कहते हैं ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट बना रहे हैं ना, फाइनल अकाउंट। देखिए इसमें क्या समझाए थे कि जब भी होगा एडजस्टमेंट क्या होगा, दो जगह होगा ना, पता है ना, उसी को लैंग्वेज में लिख पा रहे हैं। फर्स्ट लिखिए नंबर में, क्लोजिंग स्टॉक इज रिकॉर्डेड, क्लोजिंग स्टॉक is recorded on the credit side closing stock is recorded on the credit side of trading account। अच्छा एक पॉइंट और याद रखना कि जब कभी भी आपको क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस याद रखना, दोनों दिया हुआ क्वेश्चन में, तो स्टॉक इज वैल्यूड मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस व्हिचएवर इज लेस देन, जो दोनों में क्या हो, कम हो, उसी पर स्टॉक का वैल्यू किया जाता है। जैसे आप देखोगे फाइनल अकाउंट में ट्रायल बैलेंस रहेगा, और ट्रायल बैलेंस के नीचे लिखेगा क्लोजिंग स्टॉक इज ₹2000 एज मार्केट प्राइस और 1500 एज क्या, कॉस्ट प्राइस। तो उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, दोनों को कंपेयर करना है, और जो दोनों में क्या हो, कम हो, उसी पर इसको वैल्यू किया जाता है। ओके बच्चे, नेक्स्ट लिखिए, पहला तो समझ में आ गया, दूसरा लिखिए अब इसको क्लोज करने के लिए। It appears on assets, it appears on assets, it appears on assets, it appears on assets side of the balance sheet, yeah, it appears on asset side of the balance sheet। लेकिन कभी कभी आपको क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में भी दिया हुआ हो, क्या हो, ट्रायल बैलेंस में भी हो,
जितने भी एडजस्टमेंट एंट्री है बच्चे याद रखना कि एक तो वो ट्रायल बैलेंस में ही रहेगा, हो सकता है ट्रायल बैलेंस से बाहर रहे, ट्रायल बैलेंस से बाहर रहेगा उसको हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं, इसको जनरल बनाना है। हालांकि क्वेश्चन में तो सिर्फ आपको यही दिखाना पड़ेगा कि किसमें ऐड करेंगे और किसमें लेस करेंगे, ये करना है, जनरल एंट्री नहीं बनाना पड़ता है, ठीक है। इसीलिए ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट जो लिखवा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तीनों में इंपॉर्टेंट तो सब है लेकिन ज्यादा ये ध्यान रखना है। तो हो सकता है क्लोजिंग स्टॉक गिवन इन ट्रायल बैलेंस या क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इन क्या एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का मतलब हुआ बॉक्स से बाहर, तो ट्रायल बैलेंस होता है डेबिट क्रेडिट बैलेंस जो ऊपर करते हैं उससे नीचे में रहे तो दो बार करेंगे कोई भी आइटम क्लोजिंग स्टॉक में कोई भी आइटम जैसा आउटस्टैंडिंग है अब ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस से बाहर दिया हुआ है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस से बाहर है। तो जब कभी भी कोई भी एडजस्टमेंट एंट्री अगर ट्रायल बैलेंस में हो तो उसका एक ही जगह होता है कहीं ना कहीं, ठीक है, और जब वो ट्रायल बैलेंस से बाहर हो तो उसका क्या होगा दो जगह होगा। तो ठीक उसी तरह से क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इन क्या ट्रायल बैलेंस, तो जब ट्रायल बैलेंस होता है तो उसका क्या करते हैं एक ही जगह, कहां पर बैलेंस शीट के एसेट साइड। तो इसको एक लिख लीजिए ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट जो बताएं ए, तो ए का ये फर्स्ट पॉइंट था जो भी हम आपको बताएं, और जो भी सेकंड भी बताएं एसेट साइड ऑफ द क्या बैलेंस शीट, ए का फर्स्ट पॉइंट था 10 बच्चे सुनो यहाँ हम ये समझना चाह रहे थे, ध्यान से सुन लो कि जितने भी आइटम हम आपको ऊपर में लिखवाए थे एडजस्टमेंट एंट्री में 10 बार लिखवाए 7-8 को लिखवाए थे जी, उसका एक हम बताएं आपको क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक दो तरह से क्वेश्चन बनेगा, क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इन क्या एडजस्टमेंट, तो ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट जो भी लिखवा रहे हैं ये एज्यूम कर रहे हैं कि वो एडजस्टमेंट में है, क्या है यानी क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इन एडजस्टमेंट, तो एडजस्टमेंट में होगा तो क्या होगा एक ये हो जाएगा ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। लेकिन यहां जो पॉइंट लिखवा रहे हैं नहीं भी पॉइंट ए भी नहीं लिखोगे तो आप यहाँ ये लिखिए ना ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट एक दो कर दिए ना, अब उसके बाद एक नीचे में नोट करके लिखिएगा एनओटी नोट, ऐसे भी समझ में आ जाएगा, लिखिएगा लिखिएगा तब ना। क्लोजिंग स्टॉक सॉरी if closing stock is given in if closing stock is given in trial balance, थोड़ा उसी में डैश देखो कैसे, ठीक है ना। अगर गिवन इन देखो क्लियर है सेंटेंस कि जब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में होगा तो उसको इट इज रिकॉर्डेड, अब उसको डैश देकर लिखिएगा इट इज recorded on the asset side of the balance sheet only, it is recorded on the asset side of the balance sheet। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जितना भी एडजस्टमेंट एंट्री लिखा है सर, हाँ उसका मीनिंग एडजस्टमेंट या ट्रीटमेंट का ना, यस सारा का बनेगा, सब का बनेगा। अब देखिए हाँ यस बोलिए, जैसे आपको हाँ जैसे अभी आपको क्वेश्चन दिए थे प्रीवियस क्लास में ना कि सेल्स लिखवाए, प्रीवियस क्लास में आप नहीं आए थे, ठीक है, तो आप याद रखोगे जैसे परचेज लिखवाए, सेल्स लिखवाए, रेंट लिखवाए, जो भी आइटम लिखवाए आपको, तो आप लास्ट में देखे होंगे उसको डेबिट क्रेडिट किए होंगे ऐसे करके, दोनों बराबर किए होंगे, क्योंकि जब तक ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं होगा तो फाइनल अकाउंट कैसे बैलेंस शीट कैसे इक्वल होगा। तो ये डेबिट हुआ ये क्रेडिट हुआ, तो इस बॉक्स में यहां लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, क्रेडिट में रहेगा, सॉरी क्रेडिट कहते हैं डेबिट में रहेगा क्लोजिंग स्टॉक। तो ये अगर ट्रायल बैलेंस इट इज कॉल्ड क्या ट्रायल बैलेंस इज गिवन इन
सॉरी, क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस। इस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे कि ये बॉक्स में है, तो बॉक्स मींस क्या, ट्रायल बैलेंस में। तो क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस, तो इट इज रिकॉर्डेड ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट ओनली, मतलब एक ही जगह होगा। क्योंकि सब शुरू से हम बताते आए हैं कि ट्रायल बैलेंस में जितनी भी आइटम होती है उसको कहीं ना कहीं एक ही जगह दिखाते हैं। यस या नो? बच्चे जब वो एडजस्टमेंट बढ़ेगा तब दो जगह करेंगे। जब ये ट्रायल बैलेंस का आइटम जैसे परचेज है, परचेज को दो जगह लिखते हो, आय सेल्स को दो जगह लिखते हो, क्यों? क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में है, क्योंकि उसका एंट्री हो चुका है, जर्नल हो चुका है, लेजर बन चुका है, तब तो ट्रायल बैलेंस में दिखा रहे हैं ना। नहीं, हाँ ये दो कंडीशन होता है, होता है तो सभी आइटम का होगा ये हाल। ये तो सभी आइटम का ये हाल होगा कि वो कभी कभी आपको ट्रायल बैलेंस में भी होगा, कभी कभी आपको क्या रहेगा, एडजस्टमेंट में रहेगा। एडजस्टमेंट में जब रहेगा तो उसको दो जगह करते हैं, ठीक है, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर साइड में और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड में, दोनों जगह। क्यों? क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस से बाहर है, ठीक है। और जब ये ट्रायल बैलेंस में होगा तो इसका एक ही जगह, कौन सा साइड, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। और अमाउंट कौन सा लेंगे, तो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, अगर दोनों गिवन है क्वेश्चन में तो हाँ दोनों में जो कम हो, अच्छा ठीक है। समझ में आया सही बच्चे को? तो कैसे पढ़ाई करना है, वो दोनों में कम हो। जैसे अगर मान लो, या देखो ऐसे ऐसे लिखा हुआ रहेगा, मार्केट प्राइस अगर मान लो इस रुपीज है 10,000 और यही पर आपका लिख दे कॉस्ट प्राइस इस रुपीज 8,000, तो हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक का काम किस पर करेंगे, 8,000 दोनों में, ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर साइड में भी और बैलेंस शीट के एसेट साइड में भी, ठीक है। हो सकता है यही आपका ये 8 है, ये कितना हो, ये मान लो अगर आपका 18 हो गया, तो कम कौन है, हमको ये नहीं देखना है कि कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, हमको ये देखना है कि दोनों में कम कौन है। समझ में आ गया बात? तो क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस इज क्या, लोअर, ठीक है। चलिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। देखो किसी भी प्रकार का कोई भी खर्च हो जो बिजनेस को करना था लेकिन बिजनेस ने उसको खर्च नहीं किया, ड्यू, बकाया, एनी एक्सपेंसेस रिलेटेड ड्यूरिंग द क्या, करंट ईयर, ड्यूरिंग द करंट ईयर, कोई भी खर्च जो करंट ईयर से क्या हो, रिलेटेड हो, बट नॉट पेड बाय द बिजनेस, उसको बिजनेस के द्वारा पे नहीं किया गया हो, तो इस प्रकार के खर्च को हम लोग क्या कहते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। Outstanding expenses is also known as, outstanding expenses is also known as इसको बच्चे आप एरियर कह सकते हैं, इसको आप ड्यू कह सकते हैं, इसको आप ओइंग कह सकते हैं, इसको आप अनपेड कह सकते हैं। कितना हुआ, 1 2 3 4 आउटस्टैंडिंग हो ही गया। हाँ इसको आप हैज हैव नॉट बीन पेड, सब का मतलब ड्यू, रेंट अनपेड, ठीक है। तो आप समझ लेना ये आउटस्टैंडिंग है, हैज हैव नॉट बीन पेड, ठीक है। इट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सबको क्या करेंगे, मीनिंग समझ में आया कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब ये होता है कि कोई भी खर्च जो अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड हो लेकिन उसको भुगतान नहीं किया गया हो। जैसे मान लो वो तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, रेंट पेमेंट प्राप्त नहीं किए सैलरी, बच्चों हम ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ सिंपल आपको समझा रहे हैं कि जो खर्च जैसे रेंट पेड, अब मान लो 12 मंथ का है बिजनेस, तो 12 मंथ का रेंट आप पे करोगे ना, तभी तो उस बिजनेस का नेट प्रॉफिट आएगा। करना तो नहीं किए सर, आप पेमेंट किए 9 मंथ का, 3 मंथ का ड्यू रह गया, नहीं पेमेंट किए, तो आपका बिजनेस का जो नेट प्रॉफिट आया वो क्या नेट प्रॉफिट है, आप तो 3 महीना का रेंट दिखा ही नहीं है,
यानी 3 महीने का खर्च उस प्रॉफिट में क्या है, शामिल है, जुड़ा हुआ है। तो आप तो चाहते हो नेट प्रॉफिट, सर वो नेट प्रॉफिट का पार्ट नहीं ना हुआ सर। वो इसलिए तो एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं ना, कि वो सारा खर्च जिसको भुगतान करना था लेकिन भुगतान ने नहीं किया बिजनेस, तो उसको बिजनेस को करना चाहता है नेट रिजल्ट, और नेट रिजल्ट तभी आएगा जब उस बिजनेस में क्या करेगा, वो अलग से उसका एंट्री करेगा। तो ये करता क्या है कि अगर मान लो रेंट पे भी ₹100 पर मंथ, तो ऐसे लिखते हैं पीएल अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं रेंट, यस सर। मान लो 1000 पर मंथ था और 9 मंथ का किया, कितना किया होगा वो, 9000 क्या होगा, इसमें क्या कर देता है 3 मंथ का और ऐड कर देता है, ऐड और एक्सटेंडिंग रेंट, कितना हो गया, अब कितना हो गया, पीएल अकाउंट के बाहर में कितना जाएगा, तो आप एडजस्टमेंट एंट्री कितना का किए, तो 3000 इसमें जोड़ दीजिए, 3000 बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दिखा दीजिए। एक्सपेंसेस को ये इंक्रीज कर दिया तो प्रॉफिट को डिक्रीज किया ना, प्रॉफिट डिक्रीज हुआ तो कैपिटल डिक्रीज हुआ ना, और कैपिटल जब डिक्रीज हो गया, एक तरफ से कैपिटल डिक्रीज हो गया, दूसरे तरफ से क्या हो गया, लायबिलिटी में दिखा देंगे तो बढ़ा देगा, तो 3000 दोनों क्या हुआ, बराबर तो हो गया। लायबिलिटी बढ़ेगा, लायबिलिटी घटेगा ना सर, किससे बढ़ेगा ना जी, अरे बाप, आप पेमेंट भी नहीं किए हो, आपका लायबिलिटी भी घटा रहे हो। लिखो मीनिंग लिखो, outstanding expenses, the expenses incurred हाँ, the expenses incurred during a particular period but not paid are not paid are called outstanding expenses. भैया जी, फॉर एग्जाम्पल कोई एग्जाम्पल तो बिल्कुल और ज्यादा समझ में पता है, छोड़ दें। लिखिए फॉर एग्जाम्पल, wages, salary, rent, etc. Wages, salary, rent, etc. incurred during a particular period. नहीं जी, सबका करना है आपको कि नहीं, तो सिर्फ आपको पिछले साल का बकाया तो पिछले ही साल हो गया होगा, उसको क्या लेंगे इसमें, हाँ 19 वाला क्या मतलब, 19 अप्रैल से लेकर के 20 मार्च यही निकल रेंट बाकी है ना, तो आपका पहले फाइनेंशियल ईयर कौन सा है ये बताइए ना, 20 या 21 है, हाँ तो 2021 है, तो आप 19 का कर रहे हैं, नहीं वो 19 वो 18 to 19 में गया होगा, वो तो गया हुआ जानते हैं, लेकिन वो पेमेंट हुआ कि आपको दिए नहीं है, नहीं पेमेंट दिया फिर वो आएगा, हाँ वही, ये तो लैंग्वेज आपका एक करंट ईयर का देखा जाता है, ये तो करंट फाइनेंशियल ईयर में आपका कितना है, मतलब कि आप जो आप भी कर रहे हैं इस साल का ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसको साइड में करना है, हाँ नहीं अगर वो आप तो वो अगर आउटस्टैंडिंग है तो करंट ईयर का 21 साल का होता है, आपको तो 1 साल का होता है तो आपको 18 से 19 में ही उसको पेमेंट हर हाल में क्लोज करना है, हाँ तो आप इमीडिएटली उसको पेमेंट करोगे ना, आपका 12 मंथ देखा जाएगा तब ना, हाँ पेमेंट करेंगे तो वो तो ये जब क्लोज कीजिएगा, ये तो शांत हो जाओ, ये जब क्लोज करेंगे तो ये तो फिर लास्ट 31 मार्च को करेंगे ना, तो 31 मार्च में आपको ये तो 12 महीना क्रॉस कर जाएगा, तो
तो फिर वो करंट लायबिलिटी तो हुआ नहीं। तो आपको करंट लायबिलिटी होने के लिए आपको 12 मंथ में क्या करना है, उसको क्लोज करना है हर हाल में। नहीं क्लोज करना है तो आप फिर क्या आप कहोगे कि सर ठीक है मेरा अक्टूबर ये जनवरी फरवरी मार्च का छूट गया था रे, जो कि अगले साल फिर आ गया। मान लिया 2 साल का एडवांस दे दिया पहले, रेंट दे दिया, ठीक है, तो पहला साल वाला जो एंट्री करेंगे ना 19 साल में, हाँ फिर जो नेक्स्ट बच जाएगा उसको भी करेंगे। हाँ हाँ और पेंडिंग को भी सेम वही करेंगे। और स्टैंडिंग पूरी एडवांस में तो कैश रिसीव्ड हुआ ना, और पेंडिंग मेरा बाकी है, जो कुछ पैसा उसा रेंट को चाहे वेरियस सैलरी वगैरह बाकी है। नहीं तो वो कॉन्सेप्ट है कि जो भी आपका आ रहा है पैसा उसको आप रिकॉर्ड करो, ठीक है, जो नहीं आ रहा है ठीक है उसको मतलब क्या करो साइड कर दो, छोड़ दे। अक्रूवल कॉन्सेप्ट ये रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कॉन्सेप्ट तो यही नहीं कहता है। मालिक आएगा पैसा मांगेगा तो बोलेगा उसको आप वो ओके ओके सभी एडजस्टमेंट एंट्री को बिजनेस के बुक्स में हम अकाउंटिंग ईयर के एंड में क्या करते हैं देखते हैं, अगर ड्यू है या अनपेड है या एडवांस है सभी को करते हैं। ओके बच्चे, थैंक यू ऑल ऑफ यू।